नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है द ड्रग विच आर प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कुछ ऐसी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स हैं जिनकी इम्पोर्ट इंडिया में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, विच मीन्स अलाउड ही नहीं है। अब उसकी क्या कंडीशन है, कौन सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक है जिनको इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। सो फर्स्ट कंडीशन है, अगर कोई ड्रग या कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है तो उसको इम्पोर्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, विच मीन्स अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो एंट्री बैंड। सेकेंड, अगर कोई ड्रग मिस ब्रांडेड है, मिलावट वाला है या डुप्लीकेट है, जिसको हम स्पूरियस भी बोलते हैं, या उसमें कोई गलत इंग्रेडिएंट है तो वो भी इम्पोर्ट नहीं हो सकता। थर्ड, जिस ड्रग के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस रिक्वायर्ड है, अगर उसका बिना इम्पोर्ट किया गया हो, बिना लाइसेंस के किया गया हो तो वो इलीगल है। सो लाइसेंस इज़ मस्ट। नेक्स्ट है, अगर कोई पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन अपना फार्मूला या एक्टिव इंग्रेडिएंट लेबल पर मेंशन नहीं करती तो इसका इंपोर्ट अलाउड नहीं है। एज़ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपको सारे इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी लेबल पे मेंशन करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, कोई भी ऐसी ड्रग जो क्लेम करे कि वो शेड्यूल जे वाली डेंजरस डिसीज़ लाइक कैंसर, एड्स को क्योर करती है, बिना प्रॉपर अप्रूवल उसका इंपोर्ट बैन है। नेक्स्ट, अगर कोई प्रोडक्ट अनसेफ है या हार्मफुल इंग्रेडिएंट कंटेन करता है तो वो प्रोडक्ट भी इंडिया में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर लेबलिंग प्रिस्क्राइब्ड रूल के अकॉर्डिंग नहीं है या डिटेल्ड मिसिंग है तो वो भी प्रोडक्ट अलाउड नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी इंपोर्ट के लिए बैंड है। सो ये कुछ इंपोर्ट प्रोहिबिटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक के कुछ कैटेगरी या कुछ कह सकते हैं क्राइटेरिया हैं जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे प्रोडक्ट हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाती है। चलिए अब समझते हैं अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद क्या क्या कंडीशन फॉलो करना ज़रूरी होता है। सो सबसे पहला रूल ये है कि मैन्युफैक्चरर को फॉर्म 9 के अंडर अपना ड्यूटी स्टेटमेंट फॉलो करना होगा। कौन सा? फॉर्म 9, जो उन्होंने खुद या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू दिया हो। सेकेंड, लाइसेंसी को ऑथोरेटिव इंस्पेक्टर को कॉर्पोरेट करना है। अब कैसे? सो ऑथोराइज्ड ड्रग इंस्पेक्टर को फुल पावर है कि वो कभी भी लाइसेंस्ड प्रमाइसेस जहाँ पे इम्पोर्टेड ड्रग रखे गए हैं वहाँ पे विजिट कर सके। तो क्या क्या कर सकते हैं जो ऑथोरेटिव इंस्पेक्टर हैं? प्रमाइसेस में एंटर कर सकते हैं, कभी भी ड्रग टेस्ट के लिए यूज़ होने वाला सब्सटेंस इंस्पेक्ट कर सकते हैं और सैंपल भी ले जा सकते हैं। सो आपको फुल कॉर्पोरेट करना है। नेक्स्ट, लाइसेंसी को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एडिक्वेट सैंपल देना होगा सो दैट उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन हो सके। नेक्स्ट, और ध्यान रहे कि जब तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी सैंपल का सर्टिफिकेट ना दे दे, लाइसेंसी उस बैच को बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता। ना सेल, ना ऑफर फॉर सेल, और सर्टिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट है, लाइसेंसी को हर एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस का सेल के रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जैसे रूल्स में लिखा गया है। नेक्स्ट, अगर कोई ड्रग शेड्यूल एक्स में आता है तो उसका सेल या डिस्ट्रीब्यूशन का अलग रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी है, मिक्स्ड रिकॉर्ड्स नहीं चलेंगे। सो इन शॉर्ट समरी देख लें तो फर्स्ट क्या था? फॉर्म 9 की ड्यूटी निभाओ। सेकेंड, इंस्पेक्टर को एक्सेस दो। थर्ड, सैंपल प्रोवाइड करो अगर वो मांगते हैं। फोर्थ, सर्टिफिकेट के बिना बैच मत बेचो। नेक्स्ट, सेल्स को प्रॉपर रिकॉर्ड रखो। और लास्ट, शेड्यूल एक्स का अलग से हिसाब रखो। अब देखते हैं इंडिया में ड्रग इंपोर्ट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, कौन से फॉर्म लगते हैं और किस पोर्टल पे एप्लीकेशन होती है। सो कोई भी न्यू ड्रग इंपोर्ट करने से पहली कंडीशन ये है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रायर परमिशन लेना कंपलसरी है। सेकेंड, इंपोर्ट लाइसेंस तभी इशू होता है जब अथॉरिटी को लगता है कि जो भी मेडिसिन इंपोर्ट हो रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो सेफ है फॉर ह्यूमन यूज़। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्टेशन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइन इशू करती है। पहले सिर्फ शेड्यूल सी एंड C1 और शेड्यूल एक्स वाली ड्रग्स के लिए लाइसेंस चाहिए होता था,
लेकिन अब हर टाइप के ड्रग्स के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस मैंडेटरी है। अब इम्पोर्ट लाइसेंस की प्रोसेस फॉर्म 8 एंड फॉर्म 9 एप्लीकेशन के लिए ये दोनों फॉर्म भरने ज़रूरी हैं। आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन एंड अप्रूवल इम्पोर्ट लाइसेंस फॉर्म 10 में इशू होता है। नेक्स्ट फॉर्म 41 इशूड अंडर रूल 27A भी एप्लीकेशन के साथ ही अटैच करना होता है। ये ओवरसीज़ मैन्युफैक्चरर के रजिस्ट्रेशन प्रूफ के लिए होता है। उसके बाद CDS को और सुगम पोर्टल पे आपको पूरा एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर लाइसेंस घूम जाए, डिसफिगर हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो नया लाइसेंस या अमेंडमेंट के लिए 1500 फीस देनी होती है। 1500 इज इक्वल टू डुप्लीकेट या अमेंडमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस। ऐसी कौन सी ड्रग हैं जो ड्रग इम्पोर्ट हो सकती हैं लाइसेंस के थ्रू। ये ड्रग की कुछ क्लासेस हैं जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए लाइसेंस या परमिट के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट किया जा सकता है। आप इंपोर्ट तो कर सकते हो बट उसके लिए आपको चाहिए लाइसेंस। और फर्स्ट कैटेगरी है शेड्यूल C एंड C1 ड्रग विच इज़ बायोलॉजिकल एंड वैक्सीन्स एक्सेट्रा। सेकेंड क्लास और सेकेंड कैटेगरी है शेड्यूल X ड्रग जिसमें आते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड नार्कोटॉपिक सब्सटेंसेस। थर्ड है माइनर क्वांटिटी। अगर ड्रग सिर्फ टेस्टिंग, एनालिसिस या एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्ट हो रहा हो तो वो भी कर सकते हैं हम, पर उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल यूज़ के लिए ड्रग। बस कंडीशन ये है कि RMP का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और लास्ट कोई भी न्यू ड्रग जिसका फॉर्मुलेशन या मॉलिक्यूल का इंपोर्ट हो सकता है बट उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए। अब कौन अप्लाई कर सकता है? मैन्युफैक्चरर खुद अप्लाई कर सकता है या उसका इंडिया में कोई एजेंट है, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? लाइसेंस एप्लीकेशन के साथ कुछ फ़ी देनी पड़ती है। जैसे 1000 रुपी अगर आप फर्स्ट ड्रग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 रुपी पे करना पड़ेगा। सेकेंड अगेन 1000 रुपी फॉर एक्स्ट्रा ड्रग और एडिशनल ड्रग। इसके लिए आपको कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है फॉर्म 8 या 8A एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड होता है फॉर्म 41 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और थर्ड है फॉर्म 10 या 10A जिसमें आपको फाइनल इंपोर्ट लाइसेंस इशू हो जाता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म 10 और 10A में लाइसेंस दे सकती है बिना फॉर्म 41 के, बट रीज़न लिखना पड़ता है। रीज़न मैंडेटरी है इन राइटिंग। अब ये लाइसेंस वैलिड रहता है 31 दिसंबर तक ऑफ द सेम ईयर अनलेस कैंसल या सस्पेंड कर दिया जाए अर्लियर। इंपोर्टर के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए ताकि ड्रग की सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन रहे। और अगर ओरिजिनल लाइसेंस घूम जाए या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो आपको 250 रुपी में डुप्लीकेट लाइसेंस मिल सकता है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग प्रोसीजर एंड रूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अगर नई ड्रग है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होंगी, अगर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए रूल्स क्या होंगे एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं न्यू ड्रग का मतलब क्या है। न्यू ड्रग वो ड्रग होता है जिसकी कॉम्पोजिशन पहले से अप्रूव्ड नहीं है या वाइडली यूज़ में नहीं आई हो ये ड्रग, या फिर जिसका लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा अवेलेबल नहीं हो। इसलिए ऐसे न्यू ड्रग को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए स्पेशल रिटर्न परमिशन चाहिए डायरेक्टली फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग। आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन मिल गया बट उसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले अगर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब्ड रूल के अकॉर्डिंग लेबल्ड या पैक्ड नहीं है तो उसका इंपोर्ट मना है, पैकेजिंग रूल फॉलो करना मस्ट है। नेक्स्ट, अगर ड्रग कंसाइनमेंट के साथ एक इनवॉइस या स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए। उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस मेंशन हो, ड्रग का नाम मेंशन हो और क्वांटिटी डिटेल्स भी क्लियरली लिखी हो। अगर किसी ड्रग के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है तो भी मैन्युफैक्चरर को एक डिक्लेरेशन देनी होती है इंपोर्टर के बिहाफ पे कि ड्रग एक्ट एंड रूल्स के सारे प्रोविजंस को फॉलो करता है। ये डिक्लेरेशन कस्टम कलेक्टर को भी सबमिट करनी होती है। अगर कस्टम कलेक्टर को डाउट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर रिक्वेस्ट करे
तो वो ड्रग कंसाइनमेंट का सैंपल ले सकता है। वो सैंपल भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लेबोरेटरी के डायरेक्टर को। जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आती वो कंसाइनमेंट डिटेन भी कर सकते हैं। अगर कस्टम कलेक्टर को डाउट होता है या कुछ क्लेरिफाई करना होता है तो इम्पोर्टर एक रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है जिसमें वो कहे कि मैं ड्रग को डिस्पोज नहीं करूँगा बिना कस्टम कलेक्टर की परमिशन के, और अगर मुझे नोटिस मिले तो मैं 10 दिन के अंदर कंसाइनमेंट वापस कर दूँगा। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट, अगर लैब एनालिसिस रिपोर्ट में लिखा हो कि ड्रग कंसाइनमेंट नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, मीन्स एक्ट या रूल को फॉलो नहीं करता हो, तो कस्टम कलेक्टर इंपोर्टर को ऑर्डर दे सकता है। कंसाइनमेंट को 2 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करके वापस भेज दो मैन्युफैक्चरर को, यानी इंडिया में यूज़ या सेल अलाउड नहीं है, जहाँ से आया है वहाँ से रिटर्न करना। इन केस अगर इम्पोर्टर डिसएग्री करता है रिपोर्ट से तो वो क्या कर सकता है, वो खुद सैंपल प्रोवाइड करेगा कस्टम कलेक्टर को। कस्टम कलेक्टर वो सैंपल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजता है फॉर द फर्दर डिस्कशन। ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल होता है, चाहे इम्पोर्टर एग्री करे या डिसएग्री। लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोलेगा वो फाइनल माना जाएगा। तो ऐसे न्यू ड्रग का इंपोर्ट होता है इंडिया में। इसके पहले स्लाइड्स में हमने देखा था कि अगर कोई नया ड्रग इंपोर्ट करना है तो आप को क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, नया ड्रग क्या होगा। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस, विच मीन्स अगर किसी ड्रग का नॉर्मल इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है लेकिन आपको उसको सिर्फ टेस्ट, एग्जामिनेशन या एनालिसिस के लिए आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो आपको फॉर्म 11 लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये जो लाइसेंस है ये सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी के लिए ही इशू होता है। अब इसके भी कुछ कंडीशन है, जैसे कंडीशन ऑफ फॉर्म 11 लाइसेंस। कंडीशन 1, इंपोर्टर ड्रग का यूज़ सिर्फ उसी जगह पर कर सकता है जो लाइसेंस में मेंशन हो। अगर किसी और जगह पर उसका यूज़ करना है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का स्पेशल परमिशन चाहिए। सेकेंड कंडीशन, इंस्पेक्टर को बिना नोटिस के बिना एंट्री मिल सकती है जहाँ भी ड्रग रखा गया हो। वो प्रेमाइसेस इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है कि सब्सटेंस का यूज़ कैसे हो रहा है और सैंपल भी ले सकता है, जैसा हमने पिछले टॉपिक में देखा था। थर्ड कंडीशन है, इंपोर्टर को ये डिटेल प्रॉपर रिकॉर्ड में मेंटेन करना होता है, लाइक इंपोर्ट की डेट, मैन्युफैक्चरर का नाम, क्वांटिटी कितनी इंपोर्ट की है, और ये सब डेटा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट में भी मेंशन करना होता है। चलो देखते हैं कौन से ऐसे ड्रग्स या सब्सटेंसेस हैं जो इंपोर्ट के लिए एग्जम्प्टेड हैं, जिन पे फुल या पार्शियल रूल्स अप्लाई नहीं होते। लेट्स सिंप्लीफाई दिस विथ सम एग्जांपल्स। लाइक फर्स्ट कैटेगरी है सब्सटेंसेस नॉट मेंट फॉर मेडिसिनल यूज़। ऐसे सब्सटेंसेस जो मेडिसिन के लिए यूज़ नहीं होते, बस इंडस्ट्रियल या रिसर्च के लिए यूज़ हो रहे हों, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। बट उसके लिए कंडीशन है, अगर वो सब्सटेंसेस या ड्रग बल्क में इंपोर्ट हो रहा है तो नो इशू। अगर बल्क के अलावा पैक में उसका इंपोर्ट करना है तो लेबल पे लिखा होना चाहिए नॉट इंटेंडेड फॉर मेडिसिनल यूज़। सेकेंड कैटेगरी है शेड्यूल C1 सब्सटेंसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़। इस कैटेगरी में आते हैं वैक्सीन्स एंड सिरा, लेकिन इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, ना कि डायरेक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट में। इसके लिए भी कंडीशन है, इंपोर्टर के पास शेड्यूल C एंड C1 मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी है सब्सटेंसेस विच इज़ यूज्ड एज बोथ फूड एंड ड्रग, लाइक ओट्स, मील्स, कंडेंस्ड मिल्क, लैक्टोज। these are fully exempted from the import regulation. Fourth category है pre-digested food. These are some semi-digested food product which is mostly for nutrition or recovery food. These are all are exempted from all the import rules. Fourth category है spices and condiments like ginger, pepper, cumin, etc. ये भी exempted free हैं, किसी भी टाइप का import regulation इस पे अप्लाई नहीं होता। Next is offences and penalties relating to the import of drug.
अगर आपने जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो नहीं किया और फिर भी इंपोर्ट किया तो उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो अगर कोई पर्सन नोइंगली या अननोइंगली स्पूरियस ड्रग या एडल्ट्रेट ड्रग इंपोर्ट करता है तो उसे पनिशमेंट होगी अप टू 3 years की जेल और फाइन अप टू 5,000, लेकिन कोर्ट सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन लाइसेंस के बिना ड्रग इंपोर्ट करता है जहां लाइसेंस मैंडेटरी है तो उसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और फाइन होगा उसको 500 या फिर बोथ। अगर कोई ड्रग प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है या शेड्यूल जे डिसीज़ के फॉल्स क्लेम करता है तो पनिशमेंट है 1 year की इम्प्रिजमेंट, फाइन अप टू 1,000 रुपी और बोथ। अभी हमने देखा कौन सी ड्रग और कौन से कॉस्मेटिक सब्सटेंसेस का इंपोर्ट प्रोहिबिटेड था और कौन से ड्रग एंड कॉस्मेटिक का एग्जम्प्टेड था। नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे कौन से ड्रग एंड कॉस्मेटिक हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या सेल इंडिया में प्रोहिबिटेड है एज पर सेक्शन 18 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है। इस एक्ट के अंडर मैन्युफैक्चरर सिर्फ बनाना ही नहीं है, बल्कि अगर अल्टर कर रहा है कोई, फिनिश करना, पैक करना, लेबल लगाना, ब्रेकअप करना, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रिपेयर करना, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है मैन्युफैक्चरर में। लेकिन कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग और ऑर्डिनरी रिटेल पैकिंग इंक्लूड नहीं है। अब आते हैं उन ड्रग्स पर जिन पे पूरी तरह से बैन है फॉर मैन्युफैक्चर और सेल। अगर कोई ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है तो उसका मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, मिस ब्रांडेड है, एडल्ट्रेटेड ड्रग है, अगर उसमें कोई मिलावट है, या स्पूरियस ड्रग है, नकली दवाई है, तो उसका भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो उसका मैन्युफैक्चर और सेल दोनों ही प्रोहिबिटेड है। सेकंड, कोई भी ऐसा पेटेंट मेडिसिन जिसका फॉर्मूला और क्वांटिटी लेबल पर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया हो तो उसका मैन्युफैक्चर और सेल बिल्कुल नहीं कर सकते। थर्ड कैटेगरी है ड्रग विच क्लेमिंग टू क्योर शेड्यूल जे डिसीज़, जैसे कि कैंसर, एड्स, डायबिटीज़, एपिलेप्सी और भी बहुत सारी डिसीज़। अगर कोई ड्रग क्लेम करता है कि वो इनको क्योर कर सकता है तो उसका मैन्युफैक्चर, सेल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फोर्थ, अगर कोई कॉस्मेटिक ऐसा इंग्रेडिएंट कंटेन करता है जो अनसेफ हो, हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन यूज़ के लिए, तो वो भी बैन है। और फाइनली, अगर कोई ड्रग या कॉस्मेटिक इस एक्ट या रूल के अगेंस्ट बनाया गया हो, मैन्युफैक्चर किया गया हो, तो उसका सेल या मैन्युफैक्चर अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अगर आपको किसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लाइसेंस को ग्रांट होने के लिए या उसके ग्रांट के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। जैसे फर्स्ट है सुपरविजन बाय क्वालिफाइड स्टाफ। अगर मैन्युफैक्चरिंग हमेशा क्वालिफाइड और अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की पर्सनल सुपरविजन में हो तो आपको ग्रांट मिल सकता है लाइसेंस के लिए। सेकेंड, फैक्ट्री कंप्लाइंसेस विथ शेड्यूल एम। जो लाइसेंसी है उसका फैक्ट्री प्रमाइसेस भी शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जिसमें हाइजीन, क्लिनलीनेस, लेआउट और सेफ्टी नॉर्म्स कवर किया जाते हैं। थर्ड, एडिक्वेट स्पेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सफिशिएंट जगह होनी चाहिए, मशीनरी और इक्विपमेंट भी होना चाहिए, अगेन एज पर शेड्यूल एम। फोर्थ है, हर फैक्ट्री में एक अलग से क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होना चाहिए जिसमें टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इंडिपेंडेंट हेड और प्रॉपर फैसिलिटी हो। फोर्थ है प्रॉपर स्टोरेज अरेंजमेंट। जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके लिए प्रॉपर स्टोरेज का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। अगर कोई पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाई जा रही है तो उसका जो एप्लीकेंट है उसके क्लेम, सेफ्टी डेटा, स्टेबिलिटी स्टडीज़, थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं एज पर द रूल्स। अब तक हमने समझा अगर आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसकी ग्रांट के लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी थी। अब नेक्स्ट है, अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले ड्रग इंस्पेक्टर आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट का इंस्पेक्शन करता है। उसके बाद वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें होती है साइट की कंडीशन, स्टाफ का क्वालिफिकेशन, फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट्स के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कंप्लायंस विद शेड्यूल एम।
और उसके साथ ही रिकमेंडेशन देता है लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कौन? ड्रग इंस्पेक्टर। सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। एप्लीकेंट के थ्रू दिया गया प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब लाइसेंसिंग अथॉरिटी वेरीफाई करता है। अथॉरिटी ये भी चेक करता है कि लाइसेंसी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, क्या एप्लीकेंट ने पहले रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं। थर्ड स्टेप है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अगर अथॉरिटी को सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो साइट एंड स्टाफ प्रॉपर है, शेड्यूल एम फॉलो हो रहा है, डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाता है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फोर्थ स्टेप है रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस। देर आर टू कंडीशन, राइट? या तो लाइसेंस के लिए ग्रांट मिल जाएगा या ग्रांट नहीं मिलेगा। सो अगर ग्रांट मिल जाता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है अगर रिजेक्शन हो जाए लाइसेंस का। लेकिन अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि एप्लीकेंट कैपेबल नहीं है, कंप्लायंस इंश्योर नहीं कर पाएगा या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो वो लाइसेंस देने से मना कर सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें क्लासेस ऑफ ड्रग मेंशन है। आपको उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा सबमिट करना होता है वो मेंशन है, और लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म सबमिट करना होता है वो मेंशन है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी, C1 एंड X ड्रग्स। सो उसके लिए कौन सा लाइसेंस फॉर्म सबमिट करना होता है। जब आपको शेड्यूल सी, C1 ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो लाइसेंस इशू होता है फॉर्म 28B। C एंड C1 के लिए कौन सा? फॉर्म 28B। अगर आपको शेड्यूल X ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो जो कि हाईली कंट्रोल्ड ड्रग होते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस दिया जाता है फॉर्म 25F। फॉर्म 25F फॉर शेड्यूल X ड्रग्स। अगर आपको इनके अलावा कोई जनरल ड्रग जो कि C, C1 और X में नहीं आते मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए फॉर्म 25 में लाइसेंस मिलता है। अब लाइसेंसी को क्या क्या करना होता है अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है। फर्स्ट है लाइसेंसी को शेड्यूल M और शेड्यूल M1 के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टाफ, प्रमाइसेस और इक्विपमेंट मेंटेन करना होता है, यानी बिना प्रॉपर लैब या मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है। सेकेंड है हर एक बैच का रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट का टेस्टिंग होना चाहिए, और वो भी अप्रूव्ड लैब में या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के सारे रिकॉर्ड्स शेड्यूल U के अंडर मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, टेस्ट रिजल्ट, सब कुछ। नेक्स्ट, ड्रग इंस्पेक्टर को परमिशन देनी होती है कि वो प्लांट, प्रमाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेस्ट मेथड का इंस्पेक्शन कर सके। नेक्स्ट, ड्रग इंस्पेक्टर को आपके रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स चेक करने देना चाहिए, और अगर वो चाहें तो वो सैंपल भी ले जा सकते हैं फॉर देयर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अगर ड्रग इंस्पेक्टर कंप्लायंस चेक कर रहा है तो उसे रिक्वायर्ड इन्फो देना ज़रूरी है, जैसे कि प्रोसेसेस, टेस्ट, स्टाफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लाइसेंसी को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइम टू टाइम रिपोर्ट करनी होती है, जैसे अगर कोई स्टाफ में चेंज आया हो, प्रमाइसेस या प्लांट में कोई मेजर चेंजेस हो, या फिर ड्रग सैंपल और उसके कंप्लीट टेस्ट प्रोटोकॉल्स क्या है उससे रिलेटेड अगर उसमें कोई चेंज है तो वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट, अगर किसी बैच का सैंपल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दिया गया है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑथोराइजेशन मिलने तक सेल अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट है अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी कहे तो लाइसेंसी को बैच को मार्केट से हटाना या इशूड ड्रग रिकॉल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है अगर ड्रग को तब तक बेचना या सेल करना अलाउड नहीं है जब तक उसका प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व करने के लिए ड्यू प्रिकॉशन ना लिए गए हों, प्लस रेफरेंस सैंपल भी मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है लाइसेंसी को हमेशा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल्स और ऑफिशियल गैजेट्स में आने वाले नए रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट, एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसे हम इंस्पेक्शन बुक बोलेंगे। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर का ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स या डिफेक्ट लिखे जाते हैं। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर लाइसेंसी को शेड्यूल M के अकॉर्डिंग GMP को फॉलो करना पड़ता है। ये क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस।
ऐसा कोई ड्रग है जिसको आपका टेस्ट, एग्जामिनेशन या एनालिसिस करना है और उसका मैन्युफैक्चर आप खुद कर रहे हो, आप कहीं से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी होती है? सो फर्स्ट है, अगर आप किसी भी ड्रग को एग्जामिनेशन, टेस्ट या एनालिसिस के लिए मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। सेकेंड, कौन सा लाइसेंस के लिए आपको कौन सा फॉर्म लगेगा? सो अगर एप्लीकेंट के पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है तो वो ड्रग या तो शेड्यूल C एंड C1 हो, या शेड्यूल C, C1 और X के अलावा कोई ड्रग बनाना चाहता है तो उसे फॉर्म 29 लेना पड़ेगा। फॉर्म 29 इज़ मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है लाइसेंस के लिए कंडीशन। ड्रग सिर्फ उसी लोकेशन पर मैन्युफैक्चर होगा जो लाइसेंस में मेंशन है, आप हर कहीं भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर ड्रग अनसेफ कैटेगरी में हो तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेना ज़रूरी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। नेक्स्ट, एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूशन के हेड के काउंटर साइन करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लाइसेंस की वैलिडिटी। आपने लाइसेंस ले लिया, पहले अप्लाई किया, आपको इंस्पेक्शन हुआ और ग्रांट हो गया आपको लाइसेंस, तो उस लाइसेंस की वैलिडिटी होती है सिर्फ 1 साल की। अगर 1 साल के बीच में अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तो आप फर्दर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लेबलिंग एंड ट्रांसफ़र। जो ड्रग बनाया गया है टेस्ट के लिए उसे प्रॉपरली लेबल किया जाना चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चर का नाम, उसका एड्रेस, उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन उस लेबल पे मेंशन हो। जब ज़रूरत हो तो वो दूसरे मैन्युफैक्चर को भी सप्लाई किया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड है तो। नेक्स्ट, लाइसेंसी को अलाउ करना होगा ड्रग इंस्पेक्टर को कि वो प्रमाइसेस इंस्पेक्ट कर सके और इंश्योर करे कि सिर्फ टेस्ट और एग्जामिनेशन ही हो रहा है, आप फर्दर रैंडमली मेडिसिनल पर्पस के लिए या किसी ट्रीटमेंट के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो मैन्युफैक्चर करके। नेक्स्ट है लाइसेंसी को मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन बुक एक मेंटेन करना होगा और रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्रग सप्लायर फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कोई नई रिक्वायरमेंट इशू करती है तो उससे इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइसेंसी को कम से कम 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है। लाइसेंसी को उस कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है किसी ड्रग को फॉर टेस्ट, एनालिसिस और एग्जामिनेशन। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है लोन लाइसेंस। ये उन लोगों के लिए होता है जो खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रमाइसेस नहीं रखते लेकिन किसी और लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर के प्रमाइसेस का यूज़ करके ड्रग मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। मींस खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रमाइसेस नहीं है, जिसके पास प्रमाइसेस हैं और लाइसेंस है उसके प्रमाइसेस में हम मैन्युफैक्चर करें, उसे बोलेंगे लोन लाइसेंस। ये होता क्या है? ये लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है जो ड्रग को मैन्युफैक्चर तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपना प्लांट या इक्विपमेंट या फिर कोई जितना भी स्पेसिफाइड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में उतना स्पेस नहीं है, तो वो किसी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर के प्रमाइसेस पर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। शेड्यूल एक्स के अलावा शेड्यूल एक्स वाले ड्रग लोन लाइसेंस के अंडर मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते। अगर आपको शेड्यूल एक्स के अंडर जितनी भी ड्रग होती हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपका खुद का प्रमाइसेस होना चाहिए और आपका खुद का लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या चेक करती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर लोन लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो? सो लाइसेंस इशू करने से पहले अथॉरिटी इंश्योर करती है कि जिसकी फैसिलिटी यूज़ की जा रही है उसके पास सफिशिएंट स्टाफ है कि नहीं, स्पेस और इक्विपमेंट हो। अगर जिसका प्लांट यूज़ किया जा रहा है उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो लोन लाइसेंस भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड या कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड और सैम्पल्स मेंटेन करने की कंडीशन। हर एक बैच के रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट का टेस्ट करना ज़रूरी है। इन सब टेस्ट के रिकॉर्ड्स को कम से कम 5 साल तक मेंटेन करना होगा। साथ ही हर बैच के रेफरेंस सैंपल 3 साल तक संभाल के रखने होते हैं। सो ये कुछ कंडीशन होती है जब हम लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। लास्ट स्लाइड में देखा था हमने लोन लाइसेंस क्या होता है और उसकी क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट टर्म है रीपैकिंग लाइसेंस।
रीपैकिंग लाइसेंस उन ड्रग्स के लिए होती हैं जो शेड्यूल C1 या X में नहीं आते। इन ड्रग्स के लिए फॉर्म होता है 24B जो आपसे एप्लीकेशन दी जाती है, और लाइसेंस मिलता है फॉर्म 25B में। फॉर्म 24B से एप्लीकेशन जाती है और लाइसेंस मिलता है फॉर्म 25B में। रीपैकिंग, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, जैसे रीपैकिंग हाइजीनिक कंडीशन में होनी चाहिए और एक कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर रीपैक्ड बैच का टेस्टिंग करना है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना शेड्यूल यू के अंडर और इंस्पेक्शन बुक मेंटेन करना लाइसेंसी की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो लाइसेंस है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है जब तक कि कैंसिल ना हो। अगर बीच में इंस्पेक्शन हुआ और आप अगर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इन बिटवीन 5 ईयर्स आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। सो ये कुछ 3 इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लाइसेंस के कुछ पॉइंट थे। लोन लाइसेंस टेस्ट एंड एनालिसिस के लिए फॉर्म 29 और रीपैकिंग लाइसेंस है। इसमें कंप्लायंस और रिकॉर्ड कीपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बेसिक लाइसेंस का नॉलेज आपके लिए मस्ट है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस की लीगल एक्शन कोर्ट में लेकर जाते हैं सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर्स। अब चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं और उनके लिए क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। सो फर्स्ट, अगर कोई पर्सन एडल्ट्रेटेड या स्पूरियस ड्रग बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और अगर उसका यूज़ करके किसी की डेथ या फिर कोई सीरियस इंजरी हो रही है, उसका रीज़न वो ड्रग है, तो उस पर लगती है मिनिमम 5 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट, 5 साल की जेल, और मिनिमम 10,000 का फाइन एज पर सेक्शन 350 IPC। सेकेंड, अगर कोई बिना लाइसेंस के ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा है या एडल्ट्रेटेड ड्रग बना रहा है जो किसी की डेथ तो कॉज नहीं कर रहा बट हेल्थ के लिए वो अनसेफ है, तो उसके लिए आपको 1 से 3 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और मिनिमम 5,000 का फाइन। थर्ड, अगर ड्रग बनाते वक्त किसी भी रूल या लॉ का वॉल्यूशन हो रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है एज पर जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स हैं, तो उसके लिए 1 से 2 साल की जेल और फाइन भी लग सकता है। फोर्थ, रिकॉर्ड मेंटेन ना करना या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करना, उसके लिए 1 साल तक की जेल या 1,000 तक का फाइन या फिर दोनों हो सकता है। फिफ्थ कंडीशन, अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपने बायर को झूठी वारंटी देता है तो उसे जेल हो सकती है और 5,000 तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी मिल सकते हैं। लास्ट, अगर कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट को रिपोर्ट का यूज़ ऐड करने के लिए करता है तो उसके ऊपर भी 5,000 तक का फाइन लगता है। तो यहाँ हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।